Good morning students, this is PK sir, chemistry sir, welcoming you to the next lecture of GOC. Okay, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज जो आप लोगों के सामने और काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है. GOC का ये ऑलमोस्ट 15th या 14th लेक्चर है. ठीक है, इससे पहले हम इस चैप्टर में या इस सीरीज़ में बहुत सी बातें देख चुके हैं. तो जो पुराने वीडियोस हैं, पुराने लेक्चर्स हैं, उनको देखने के लिए आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं. दिस विल ऑल्सो हेल्प फॉर योर रिविजन पर्पस. ओके, सो इन द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट टोटोमेराइज्म या टाटो बोल दीजिए, टोटो बोल दीजिए, नो प्रॉब्लम. देखिए, टोटोमेराइज्म में हम बात कर रहे थे कि कौन से कंपाउंड्स होंगे जो टोटोमेरिज्म शो करेंगे. सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट नाइट्रो कंपाउंड्स कि नाइट्रो कंपाउंड्स में क्या कंडीशन होनी चाहिए सो दैट वो टोटोमेरिज्म शो करे. सो लेट्स बिगिन द जर्नी. चलिए देखिए, नाइट्रो कंपाउंड, ऐसे नाइट्रो कंपाउंड जिसके अंदर कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो. एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए. 1 अल्फा हाइड्रोजन कंडीशन है ये. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे ये है आपका CH3NO2 मिथाइल नाइट्रोमीथेन. क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है? देखते हैं कैसे पता चलेगा. सिंपल सा है, ये नाइट्रो क्या है, इसका फंक्शनल ग्रुप है, करेक्ट. और ये यहाँ पर जितने भी जो हाइड्रोजन है ये सब अल्फा हाइड्रोजन है, बिकॉज दिस इज अल्फा कार्बन. ये अल्फा कार्बन है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है. फंक्शनल ग्रुप से जो बॉन्डेड कार्बन होता है उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं. हमारा फंक्शनल ग्रुप जो है उससे जो डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन होता है दैट इज कॉल्ड अल्फा कार्बन. एंड द हाइड्रोजन विच आर प्रेजेंट ऑन अल्फा कार्बन दे आर कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन. सो इन केस यहाँ आप देख सकते हैं कि इस कंपाउंड के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है. सो इट मीन्स ये आपकी टोटोमेरिज्म जो होती है वो शो करेगा. ये टोटोमेरिज्म शो करेगा. अब क्वेश्चन ये है कि ये टोटोमेरिज्म कैसे शो करेगा. देखिए, सिंपल सा है, ये है आपका CH2 और यहाँ पर है हाइड्रोजन. नेक्स्ट ये जो बॉन्ड होता है इसको हम बोलते हैं डेटिव बॉन्ड. देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अगर आप कंपैरिजन करते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो ऑक्सीजन का नेगेटिव जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो ज़्यादा होता है विद रेस्पेक्ट टू नाइट्रोजन. सो नाइट्रोजन के ये जो डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिसमें स्पेसिफिकली पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी बात करेंगे, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन. ओके, अब उससे क्या होगा, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा इसके ऊपर, और वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा इस कोवेलेंट बॉन्ड से. ये वाला जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो यहाँ से या इनमें से किसी भी एक से ले सकता है. ठीक है, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ से फ्री हो सकता है. अब ये हाइड्रोजन जब फ्री हो जाएगा तो क्या होगा, H+ की फॉर्म में निकलेगा. H+ की फॉर्म में निकलेगा तो इसके 2 फॉर्म बन सकते हैं, करेक्ट. क्या होगा, देखिए, CH2 यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा ऑन यहाँ पर. अब ये जो H+ निकलेगा यहाँ से H+ की फॉर्म में, ये H+ जो होगा ना, ये कैच कर लेगा ऑक्सीजन. क्यों? क्योंकि उसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और वो इस चार्ज को क्या कर लेगा, कैच कर लेगा. ठीक है, सॉरी, इस पॉजिटिव चार्ज को कैच कर लेगा. यहाँ पर बन गया OH और ये हो गया आपका O ऑलरेडी जो प्रेजेंट है. ये जो कंपाउंड है इसको हम या ये जो इस कंपाउंड की फॉर्म होती है इसको हम बोलते हैं नाइट्रोफॉर्म. व्हाट इज इट कॉल्ड, नाइट्रोफॉर्म. और ये जो फॉर्म है, जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या फ्लोराइन के साथ में अटैच होता है या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के साथ अटैच होता है तो वो हाइड्रोजन जो होता है वो एसिडिक बिहेवियर शो करता है. इट मीन्स ये इसका एसिडिक फॉर्म है. किसका फॉर्म है, ये नाइट्रो कंपाउंड ही तो है, ये इसका ये एसिडिक फॉर्म है. ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है या आप एक स्पेशल पॉइंट की फॉर्म में लिख सकते हो. स्पेशल पॉइंट की फॉर्म में लिख सकते हो. पॉइंट क्या होगा कि ओनली दोज नाइट्रो कंपाउंड्स आर soluble in NaOH
NaOH या कोई भी बेस बोल दीजिए आप। ओनली दोज नाइट्रो कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन NaOH विच हैज़ at least one अल्फा हाइड्रोजन। केवल वही नाइट्रो कंपाउंड से सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर सोल्यूबल होते हैं जो जिनके पास एटलीस्ट अल्फा हाइड्रोजन एक कम से कम होता है, या ऐसा भी बोल सकते हैं हम, और विच शो टॉटोमेरिज्म। सिंपल सी बात है, एक ही बात है दोनों की। टॉटोमेरिज्म भी तो वही शो करेगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो इसमें देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, करेक्ट। अब जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो टॉटोमेरिज्म शो करेंगे, और जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन शो नहीं होगा वो टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल दिया हुआ है आपको CH3CH2। एक्चुअली एक क्वेश्चन है CH3CH2NO2। एक ऑप्शन तो ये दिया हुआ है आपको, एक ऑप्शन दिया हुआ है आपको ये CH3CH3 और यहाँ पर है NO2, और एक ऑप्शन दिया हुआ है आपको C वाला जिसके अंदर ऐसा है Me है NO2 है, और फिर D ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शंस which of the following does not show tautomerism, या which of the following does not react with sodium hydroxide। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है वो आपसे। यहाँ पर 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा है जो टॉटोमेरिज्म शो करेगा, पहला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग शो टॉटोमेरिज्म। सेकंड क्वेश्चन इसी को घुमा के पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा कंपाउंड होगा 1 2 3 4 में से जो क्या करेगा NaOH के साथ रिएक्शन करता है। या ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड होगा जो सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा? सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर C होगा, ठीक है। क्यों होगा ये मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि अब तो आप लोग इंटेलिजेंट बन चुके हैं। एक और एग्जांपल, जैसे हमने नाइट्रो कंपाउंड्स के देखा, ऐसे ही एक एसिड होता है HCN। जनरली इसको हाइड्रोजन साइनाइड बोला जाता है। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन साइनाइड। क्या ये भी और टॉटोमेरिज्म शो करता है? यस, ये भी टॉटोमेरिज्म शो करता है। यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन का अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है विद रिस्पेक्ट टू कार्बन। यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होता है उनको नाइट्रोजन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। इससे क्या होगा कि ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से, ये हाइड्रोजन जो है ये यहाँ से बाहर निकल सकता है। जब ये यहाँ से बाहर निकलेगा तो ये नाइट्रोजन इसको वापस कैच कर लेता है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? H इस नाइट्रोजन के पास आ गया, और यहाँ पर अब एक ये आपका कार्बन आ गया, ठीक है, इस कार्बन पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इस कार्बन के पास में ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ये एक यहाँ पर डेटिव बॉन्ड बनाता है। कैसा बॉन्ड बनाता है? डेटिव बॉन्ड, ठीक है। और ये एग्जाम्पल हो गया आइसो हाइड्रोजन साइनाइड का। तो ये दोनों ही जो हैं वो आपस में क्या होते हैं? टॉटोमर्स होते हैं। याद रखना है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उसके लिए हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर जो लोग कर पाएंगे, इस क्वेश्चन का आंसर जो लोग कर पाएंगे, दे विल बी कंसिडर्ड एज सिंसियर और मोर इंटेलिजेंट। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम एक्टिव हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन को एक्टिव हाइड्रोजन भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन या अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, एक ही बात है। ऑप्शंस देखिए, पहला ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। पहला ऑप्शन जो है वो आपको दिया गया है
CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन सिंपली जिसको हम बोलते हैं एसीटोन। दूसरा जो ऑप्शन आपको दिया गया है वो है आपका ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH2। यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ये आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक नेक्स्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसको आप कनेक्ट कर दीजिए। नेक्स्ट है सी ऑप्शन जो है उसमें देखिए क्या दिया हुआ है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर डी CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ये चार ऑप्शंस आपको इसमें गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और एक्सपेक्टेड भी है कि ऑलरेडी, हालांकि ये क्वेश्चन आ चुका है, ऑल्दो दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी यू कैन वॉच दिस क्वेश्चन इन मेनी एग्जाम्स, ठीक है। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से सबसे ज़्यादा एक्टिव हाइड्रोजन किस में है, ठीक है। देखिए एक सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, एक सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि यहाँ पर इसके पास जितना ज़्यादा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा ना, पहली बात तो उतना ही ज़्यादा उसके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन होगा। तो आपको कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है, एक्टिव हाइड्रोजन जो है या अल्फा हाइड्रोजन जो है उसका मीनिंग ये होगा कि नंबर ऑफ ये बॉन्ड जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसके अंदर ये प्रोपोर्शनल होगा। अगर मान लीजिए ये ज़्यादा है, किसी में इक्वल है, तो उसमें फिर हम देखेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा किस में है, ठीक है। जितना ज़्यादा होगा वो डिवाइड हो जाएगा इसका इफेक्ट, करेक्ट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर भेजेगा, ठीक है। इसका मतलब देखिए नेक्स्ट है, अब ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, इसके पास में देखिए दो ग्रुप है ऐसे जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचते हैं। यानी ये हाइड्रोजन जो दोनों होंगे, यहाँ पर तो देखिए एक है वो इन 6 हाइड्रोजन्स को क्या कर रहा है, खींच रहा है। यहाँ पर ये सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है, इन दोनों को ये 2 कीटो ग्रुप जो है वो खींचते हैं, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन है वो इजीली क्या होंगे, यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम इसमें भी तो है, इसमें देखिए यहाँ पर 2 हैं C डबल बॉन्ड O, ओके, और यहाँ पर भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी अल्फा हाइड्रोजन है। तो इनमें से दोनों में से कौन सा होगा, तो ध्यान रखिए ये इसका इफेक्ट इधर हो जाएगा, इसका इफेक्ट इधर हो जाएगा। तो ये तो पहली वाली बात ही हो गई, करेक्ट, कि इसके पास इधर आधा हो गया, आधा इसके पास हो गया, यानी ऐसा ऐसा हो गया, यानी कि अभी भी ये वीनिंग कंडीशन में। लेकिन इसकी बात करते हैं अब यहाँ पर देखिए ये एक कीटो ग्रुप है और ये दूसरा कीटो ग्रुप है। यहाँ पर 4 अल्फा हाइड्रोजन है, टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो इन दोनों का जो इफेक्ट होगा ना, कौन सा वाला, इस टोटोमेरिज्म का जो अल्फा हाइड्रोजन को जो एक्टिव बनाता है, वो जो इफेक्ट होगा वो इन 4 एटम्स में, 4 हाइड्रोजन एटम्स में डिवाइड हो जाएगा। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, आउट ऑफ ABCD आंसर आपको बताना है, आंसर आपको बताना है कि व्हाट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगर किसी को क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो फिर मैं बताऊंगा कि भाई इसका आंसर क्या होता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन ये है, एक और इम्पोर्टेंट स्पेशल पॉइंट की बात कर रहे हैं हम अभी। स्पेशल पॉइंट में एक और इम्पोर्टेंट याद रखना है कि इनोल की जो क्वांटिटी होती है या अमाउंट होता है, क्वांटिटी ऑफ इनोल, इनोल कितना बनेगा, क्वांटिटी ऑफ इनोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ C डबल बॉन्ड O बॉन्ड, ठीक है, नंबर ऑफ C डबल बॉन्ड O या CO नंबर की कितनी नंबर होती है। अब अगर मान लीजिए अगर किसी के पास में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाला जो है वो इक्वल हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, फिर आपको वहाँ पर केस देखना है कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है। अगर ये टाई हो जाए, टाई होने का मतलब समझते हैं, अगर 2 ऐसे कंपाउंड मिल जाएं जिनके पास दोनों में ही कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड इक्वल हो नंबर, तो उस केस में फिर आपको देखना है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ इनोल, इनोल की क्वांटिटी किस में ज़्यादा होती है, उसके लिए ये आपको याद रखना है स्पेशल पॉइंट। लेकिन हमें तो एक एग्जाम्पल चाहिए, इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से लर्न करके देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको
ये है आपका ए एग्जाम्पल, CH3C डबल बॉन्ड H, एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं इसको। नेक्स्ट एग्जाम्पल बी देखिए, मतलब एक ही एग्जाम्पल है, उसके अलग अलग हमने पार्ट किए हैं। CH3C डबल बॉन्ड CH3, ये हो गया। नेक्स्ट अब देखिए फर्स्ट ए और बी में अगर आप कंपैरिजन करके देखते हैं, फर्स्ट ए और बी में अगर आप कंपैरिजन करके देखते हैं तो उस कंडीशन में देखिए क्या होता है, करके देखिए सभी लोग कंपैरिजन। CH3C डबल बॉन्ड O, CH2CHO, CH2CHO। ध्यान रखिएगा ये जो CHO लिखा हुआ है ये इसको आपको एक्सपेंड करके देखना है। क्या करके देखना है इसको? एक्सपेंड करके, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ये है CH3, ये है C डबल बॉन्ड O, ये CH3, ये C डबल बॉन्ड O, CH3, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि इनमें से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इनॉल की क्वांटिटी किस में बनती है? इन ऑल, इन प्लस ऑल, करेक्ट। तो कंपैरिजन करते हैं ए और बी में, ए और बी में कंपैरिजन करते हैं। तो ए और बी में अगर आप देखेंगे, ए में देखिए यहाँ पर, अच्छा पहली बात तो ये देखना है कि कार्बन ऑक्सीजन जो ये बॉन्ड है वो कितने हैं, एक इसमें है एक इसमें है, यानी ये केस तो टाई हो गया, टाई हो गया। तो फिर हम बात करेंगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन की बात करेंगे तो यहाँ पे तो 3 ही है, इसको तो काउंट ही नहीं करना। यहाँ पर 6 है तो यानी कि बी वाला जीत गया, बी का इनॉल ज़्यादा होगा ए से, ये क्या है? ग्रेटर देन का सिंबल। फिर बात करते हैं हम सी और डी की, सी और डी। सी और डी में पहले ये देखते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड O कितना है, ये है 1 और यहाँ पर भी एक कार्बन डबल बॉन्ड O है, ध्यान से देखेंगे तो। ऐसे ही इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसका मतलब ये भी दोनों टाई के केस हो गए। फिर अल्फा हाइड्रोजन की बात करते हैं। अल्फा हाइड्रोजन इसमें देखिए 2 और ये 3, टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें कितने हैं? 3, 5, 7, टोटल 7 है। तो यानी सी और डी में अगर आप कंपैरिजन करके देखेंगे तो डी जो है वो सबसे ज़्यादा होगा सी से। अब ए बी सी डी का अगर आपको ऑर्डर पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ इनॉल, क्वांटिटी ऑफ इनॉल या अमाउंट ऑफ इनॉल, तो उस कंडीशन में आपको सीक्वेंस क्या बनेगा? डी सबसे ज़्यादा, उसके बाद सी, उसके बाद बी और ए सबसे कम। ये है इसका आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। एक्चुअली एक चीज़ याद रखना आप लोग कि ये जो क्वेश्चन है ये आपके CBSE में, यानी कि आपका जो क्लास 11 का एग्ज़ाम होगा उसमें ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लास 12th में भी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज़रूर पूछा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट एक और स्पेशल पॉइंट बात करते हैं। डबल बॉन्डेड कार्बन पर एक OH अनस्टेबल होता है, करेक्ट। sp2 कार्बन पर OH अटैच्ड, एक sp तो ये था, एक sp ये है, OH अटैच्ड ऑन a sp2 कार्बन is unstable generally एक sp2 कार्बन पर अटैच से OH जो होता है वो अनस्टेबल होता है। कैसे भाई, क्या होता है इसका मीनिंग? देखिए ये है कार्बन और इस कार्बन ने डबल बॉन्ड बना रखा है, इसके पास H भी होगा एक, इसके पास OH भी होगा, यहाँ पर एक CH है, ऐसे कोई स्ट्रक्चर बना सकते हो आप, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अच्छा एक कार्बन रह गया, एक हाइड्रोजन कम रह गया, क्या होगा इसमें? देखिए ये sp2 कार्बन है, पता है हमें, क्योंकि जितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, चाहो तो आप इसको एक्सपेंड करके देख लो ऐसे। अब ये बन गया आपका क्या? एक sp2 कार्बन। sp2 कार्बन के ऊपर जो बॉन्डेड OH होता है वो अनस्टेबल होता है, तो अनस्टेबल होता है तो फिर वो क्या करेगा? देखिए क्या कर सकता है ये जो कार्बन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो क्या करता है? यहाँ पर एक दूसरा फॉर्म चेंज कर लेता है। दूसरा फॉर्म क्या चेंज करेगा? इसमें कन्वर्ट हो जाता है। क्या बोलेंगे इसको हम? सिंपली एसिटाल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको हम? एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। तो ये है, अगर आप इन दोनों का अगर ये सॉल्यूशन लेते हैं, ये लेते हैं, तो इसमें से फर्स्ट वाला जो होता है वो 1% होता है और ये होता है 99%, ठीक है।
या इसको मैं सिंपली ऐसे भी तो बोल सकता हूँ ना कि अगर आपके पास एसिटाल्डिहाइड का सॉल्यूशन है, इफ़ यू हैव ए सॉल्यूशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड, इन दैट केस वहाँ पर 99% तो उसमें एसिटाल्डिहाइड होगा और 1% उसमें ये स्ट्रक्चर वाला कंपाउंड भी होगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, इनॉल। व्हाट इज दिस कॉल्ड, इन और ऑल, इनॉल। तो इनॉल फॉर्म जो होती है वो कम स्टेबल होती है इस रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसका एक एक्सेप्शन भी है, लेकिन फिनॉल के अंदर जो है डबल बॉन्ड पर OH जो होता है वो स्टेबल होता है। एक्सेप्शन क्या है इसका, फिनॉल के बारे में तो सभी जानते ही हैं, ये है आपका फिनॉल और ये है आपका OH। बोलता है कि फिनॉल के अंदर ऐसा नहीं होता है, ये तो बोलता है यहाँ पर क्या, OH अटैच्ड ऑन ए sp2 कार्बन इज अनस्टेबल जनरली इसलिए लिखा क्योंकि एक्सेप्शन है एक, यही है वो एक्सेप्शन। कैसे होगा, ये जो कार्बन है ये हमें पता है कि sp2 कार्बन है, दिस कार्बन इज sp2, करेक्ट, पता है। अब sp2 कार्बन पर OH अनस्टेबल होता है, लेकिन फिनॉल में ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि फिनॉल के अंदर ये जो लोन पेयर होता है, ये लोन पेयर क्या करता है, ये लोन पेयर क्या करता है, डबल बॉन्ड बना लेता है बेंजीन रिंग के साथ, तो अनस्टेबिलिटी आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है यहाँ पर, ठीक है। इसलिए फिनॉल के अंदर OH जो होता है वो बेंजीन रिंग के ऊपर क्या होता है, स्टेबल होता है। और दूसरा कारण ये भी है कि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। व्हाट इज इट, एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो ये था अब तक हमारा फर्स्ट टाइप का आइसोमेराइज्म। याद होगा आप लोगों को, क्लास स्टार्ट किया था आइसोमेराइज्म का तब, कि आइसोमेराइज्म इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेराइज्म, फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेराइज्म, एंड इन फर्स्ट टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेराइज्म देयर वर 6 टाइप्स। कितने टाइप्स थे, 6 टाइप्स। उनमें से ये हमने 6 टाइप नंबर डिस्कस किया है, F, टॉटोमेरिज्म, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू द सेकेंड पार्ट और द सेकेंड टाइप ऑफ आइसोमेराइज्म, दैट इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेराइज्म, ठीक है। तो बात करते हैं स्टीरियो आइसोमेराइज्म की। स्टीरियो आइसोमेराइज्म डेफिनेशन, सबसे पहली बात तो डेफिनेशन के अंदर क्या होगा कि सिंपली डेफिनेशन ये होगी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या हो, सेम हो। ये तो फर्स्ट कंडीशन है, अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो कभी आइसोमेराइज्म की तो हम बात ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट है फंक्शनल ग्रुप भी सेम होना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप है तो वो भी सेम होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो हम डेफिनेशन पहले देख चुके हैं, पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेराइज्म की बात कर चुके हैं। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ये सिंपल सा स्ट्रक्चर भी बोल सकते हो, दैट इज शुड बी ऑल्सो सेम। तो फिर डिफरेंस किस बात का होगा, डिफरेंस होगा द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, अरेंजमेंट बोल दीजिए या ओरिएंटेशन बोल दीजिए, एक ही बात है। द अरेंजमेंट और ओरिएंटेशन भी बोल सकते हैं आप लोग, ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स, द अरेंजमेंट और ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स इन द स्पेस, किसमें, स्पेस में, क्योंकि स्टीरियो वर्ड का मीनिंग ही होता है स्पेस। इन द स्पेस इज डिफरेंट, ये डिफरेंट होता है। ऐसे आइसोमर्स को हम बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आपस में आइसोमर्स, एंड दिस टाइप ऑफ फिनोमिनन इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेराइज्म। व्हाट इज इट कॉल्ड, स्टीरियो आइसोमेराइज्म, ठीक है। स्टीरियो आइसोमेराइज्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद में। तो स्टीरियो आइसोमेराइज्म क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होगा, और डिफरेंस किस बात का होगा कि द अरेंजमेंट और ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स इन द स्पेस इज डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेराइज्म। अब
टाइप्स की बात करेंगे कि इसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो देखिए याद होगा आप लोगों को, पहले जब मैंने आइसोमेराइज्म का डिस्कशन किया था उस समय पर हमने देखा था कि इसके दो टाइप्स होते हैं मेनली, ठीक है। एक होता है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेराइज्म, कॉन्फिगरेशनल, और एक होता है कन्फर्मेशनल कॉन्फिगरेशनल एंड कॉन्फर्मेशनल। ए कॉन्फिगरेशनल, बी कॉन्फर्मेशनल। कॉन्फॉर्म है ये, CONFOR, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेराइज्म, ठीक है। अब जो कॉन्फिगरेशनल आइसोमेराइज्म जो फर्स्ट वाला है, अगर हम उसकी बात करें तो ये कॉन्फिगरेशनल आइसोमेराइज्म है, ये दो टाइप का होता है। तो पहले कॉन्फिगरेशनल आइसोमेराइज्म की बात करते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है। कॉन्फिगरेशनल आइसोमेराइज्म, इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। देखिए सेम वही बात होगी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बिल्कुल, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन जो अरेंजमेंट होगा, अरेंजमेंट या ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। और ऐसे जो आइसोमर्स होते हैं, या जिसको हम बोलते हैं क्या, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेराइज्म, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, देखिए, सच आइसोमर्स, इनकी एक इम्पोर्टेंट बात है ये, सच आइसोमर्स कैनॉट गेट इंटरचेंज्ड नहीं हो सकते आपस में। ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं, सच स्टीरियो आइसोमर बोल लेंगे आप, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सच स्टीरियो आइसोमर्स कैनॉट गेट इंटरचेंज्ड into each other at room temperature, यानी कि रूम टेम्परेचर पर इनका आपस में एक दूसरे में जो चेंज होना है वो पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, ये है आपका एक एल्कीन, और अगर आप इसको चेंज करना चाहें एक दूसरे टाइप में, और उस दूसरे टाइप को हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सिस टाइप का एल्कीन। व्हाट इज इट कॉल्ड, सिस। और इस टाइप के एल्कीन जो होते हैं उनको हम बोलते हैं ट्रांस। व्हाट इज इट कॉल्ड, ट्रांस। अगर आप सिस और ट्रांस को रूम टेम्परेचर पर आपस में एक दूसरे में इंटरचेंज करना चाहते हो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। रूम टेम्परेचर पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, रूम टेम्परेचर पर ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, दे आर कॉल्ड कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, ठीक है। अब इसका ही फर्स्ट टाइप है कॉन्फिगरेशनल जो आइसोमर्स होते हैं, या कॉन्फिगरेशनल जो आइसोमेराइज्म है, ये जो है इसके दो टाइप होते हैं। एक टाइप है आपका स्मॉल a, दैट इज कॉल्ड जियोमेट्रिकल, आइसोमेराइज्म। और सेकंड जो होता है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमेराइज्म, ठीक है। अब हम देखते हैं सबसे पहले जियोमेट्रिकल आइसोमेराइज्म, ठीक है। जियोमेट्रिकल आइसोमेराइज्म क्या होता है, तो फर्स्ट की बात करते हैं हम। टॉपिक लिख लीजिए आप, जियोमेट्रिकल आइसोमेराइज्म। ज्योमेट्री तो सभी ने सुना होगा, इंग्लिश का वर्ड है ज्योमेट्री। पहली बात तो ये है कि ज्योमेट्रिकल जो आइसोमेराइज्म होता है, ये कौन कौन शो करता है, तो ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट आपको लिखना है क्या, एल्किन्स जो होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेराइज्म शो करते हैं। ऑक्जिम्स जो होते हैं वो भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेराइज्म शो करते हैं। और इसके अलावा आपके एल्किन्स हो गया, ऑक्जिम्स हो गया, और साइक्लो एल्केन्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेराइज्म शो करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट कैटेगरी के कंपाउंड होते हैं, उनको हम बोलते हैं एजो कंपाउंड्स। दे ऑल्सो एक्सिबिट और शो आइसो GI बोले तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ठीक है।
शो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये तो हो गया इसका। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऐसा क्यों करते हैं, वाई दे शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसके लिए हमें इसके रीज़न के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, इसका जो कारण होता है उसके बारे में हमें बात करनी पड़ेगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, किसमें, एल्कीन्स में। किसके अंदर बात करेंगे हम, एल्कीन्स में, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स। अभी हमने बताया था कि कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। उनमें से सबसे पहला है एल्कीन्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्कीन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से देख लेना इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिकॉज इट इज़ इन योर सिलेबस। आपका जो क्लास 11 का सिलेबस है उसमें ये पार्ट है। जो चीज़ें जहाँ पर है या नहीं है वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करता हुआ चलूँगा। ठीक है, रीज़न कि एल्कीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो क्यों करते हैं, वाई डस एल्कीन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, देखिए रोटेशन दो टाइप के होते हैं। एक रोटेशन होता है फ्री रोटेशन, फ्री रोटेशन। ठीक है, और एक होता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। इसको कैसे लर्न एक्सप्लेन करते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई लकड़ी के दो ब्लॉक्स हैं, लकड़ी के क्या हैं, दो ब्लॉक्स हैं और ये ऐसे लगे हुए हैं। यहाँ पर आपने क्या किया, एक नेल लिया और इस नेल को आपने इसके अंदर गाड़ दिया। ठीक है, अब इस नेल के रेस्पेक्ट में ये जो दोनों ब्लॉक हैं, किसके, लकड़ी के या वुडन के जो ब्लॉक है, ये मूव कर सकते हैं। तो इस टाइप का जो मूवमेंट, इस टाइप का जो रोटेशन है, दैट इज कॉल्ड फ्री रोटेशन अराउंड द नेल, अराउंड द नेल। लेकिन अब देखिए कंडीशन दूसरा वाला देखिए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्या होता है। इसी को सेम को ही हमें थोड़ा सा एक्सपेंड करना है। ये दो कोई वुडन ब्लॉक है और एक लकड़ी, एक कील यहाँ लगा हुआ है, एक कील यहाँ लगा हुआ है। अगर अब इस कंडीशन में अगर हम मूवमेंट या रोटेशन कराने की अगर हम बात करेंगे तो क्या रोटेशन होगा, जब ये दोनों नेल्स लगी हुई है तो उस कंडीशन में जो रोटेशन होगा उसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो फर्स्ट वाला एग्जांपल हो गया फ्री रोटेशन का। सेकंड वाला जो होता है उसको हम बोलते हैं सेकंड वाले को हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ठीक है, अब आपको याद होगा हमने जो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर ज़रूर डिस्कस किया था, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हमने ज़रूर डिस्कस किया था। देखिए ये है आपका डबल बॉन्ड, एल्किन का एग्जांपल है और हम एल्किन की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर आप याद करेंगे, बात करेंगे तो ये आएगा sp2 कार्बन। ये कार्बन कैसा है, sp2। ये भी तो sp2 है, ये भी क्या है, sp2 कार्बन है। ठीक है, sp2 कार्बन का मतलब क्या होता है, sp2 कार्बन का मतलब होता है जिसके अंदर एक s ऑर्बिटल है। क्या इस कार्बन के पास एक ही p ऑर्बिटल होता है, दो ही p ऑर्बिटल होते हैं? नहीं, इसके पास टोटल 3 p ऑर्बिटल होते हैं, जिनमें से 2 p ऑर्बिटल का तो इसने यूज़ कर लिया, तो एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल इनका यूज़ किया, तो इसके पास कितने बन गए टोटल, 3 sp2 ऑर्बिटल्स बनते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। लेकिन एक और है उसके पास जिसका उसने यूज़ नहीं किया, हम उसको हम बोलेंगे अनयूज्ड p ऑर्बिटल, अनयूज्ड p ऑर्बिटल। ऐसा आपको पहले से पता है, क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें आप लोग हाइब्रिडाइजेशन में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एक अनहाइब्रिडाइज्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल है जो कि इनके परपेंडिकुलर होता है।
क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बना के देखिए, ये है कार्बन और इस कार्बन का ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है क्योंकि छोटा सा पार्ट है एक, और ये कार्बन जो है इसका एक ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसका ये एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, छोटा सा पार्ट का मतलब क्या है, छोटा लोब है। सिंपल सा बोले तो हम सिंपल सा बोले तो इसका ये छोटा वाला लोब है। ठीक है, नेक्स्ट इस कार्बन के ऊपर एक लोब यहाँ ऐसा होगा और इस कार्बन पर एक लोब ऐसा होगा। ये तीनों लोब जो है वो आपस में 120 डिग्री एंगल पर होते हैं। थोड़ा सा गलत है लेकिन आप लोगों को इसको अंडरस्टैंड करना है कि ये तीनों जो लोब हैं ये क्या है, 120 डिग्री पर हैं, 120 डिग्री पर। ऐसा ही कंडीशन यहाँ पर भी होगा, इस कार्बन पे भी आपको ऐसा ही कंसीडर करना है। ठीक है, इसमें क्या होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लग जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। ये क्या बन गया आपका हाइड्रोजन, और ये जो बॉन्ड बनता है ओवरलैपिंग केस है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिग्मा, सिग्मा हाइड्रोजन, सिग्मा, सॉरी ये हाइड्रोजन है और ये सिग्मा बॉन्ड है। अभी भी इसके पास एक अनयूज्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट है और वो इनके परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि अगर ये इनका प्लेन ऐसा है तो वो इन प्लेन से बाहर की तरफ होगा। ओके, यहाँ पर भी इस कार्बन के पास में भी एक ऐसा होगा। ठीक है, और उसको मैं जो है डिनोट कर देता हूँ एक डिफरेंट इंक से, एक डिफरेंट इंक से, और वो है इंक आप देखिए रेड इंक। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं एक डिफरेंट इंक की हेल्प से इसको मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, इस कार्बन के ऊपर, और ये जो है ऐसा होगा। अब आप कहेंगे कि इनका दोनों का लोब तो इक्वल जैसा बना दिया, क्योंकि ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसका हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेशन नहीं हुआ। थोड़ा सा इक्वल बना के ध्यान रखना है आपको। ये दोनों हाइब्रिड और ये जो दोनों ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, ये ऑलरेडी जो प्रेजेंट ऑर्बिटल्स है उनके 90 डिग्री एंगल पर होते हैं। ठीक है, और इनकी वजह से ही यहाँ पर फ्री रोटेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, ये आपस में क्या होता है, इनमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपस में क्या कर लेते हैं, बोलिए, ओवरलैपिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, पाई बॉन्ड। ध्यान रखिए, ऊपर और नीचे दोनों अलग अलग पाई बॉन्ड नहीं बनेंगे, एक ही पाई बॉन्ड बनेगा। एक पी ऑर्बिटल का एक लोब दूसरे पी ऑर्बिटल के, यानी कि एक पी ऑर्बिटल के दोनों लोब जो है दूसरे पी ऑर्बिटल के दोनों लोब के साथ में क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। ठीक है, तो पाई बॉन्ड के कारण से, कारण क्या है, जो पीपी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है, पीपी क्यों बोल रहे हैं, ये भी पी है और ये भी पी है, तो पीपी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग के कारण से जो पाई बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड बनाना यहाँ पर ये पाई बॉन्ड, इस पाई बॉन्ड की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर ये जो ग्रुप्स होते हैं जो इस कार्बन के ऊपर बॉन्डेड हैं, इनकी पोजीशन जो है, कौन से ग्रुप्स की बात कर रहे हैं, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, इनकी जो पोजीशन है वो क्या होती है, स्पेस में वो फिक्स हो जाती है। अब ये मूव नहीं कर सकते, चाहकर भी ये मूव नहीं कर सकते। ऐसे ही ये वाला जो है हाइड्रोजन, ये इसके रेस्पेक्ट में मूव नहीं कर सकता, जैसे यहाँ पर हमने देखा था ऐसा। ठीक है, सो ये कारण हो गया किसके लिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन एल्किन्स में। ठीक है, अब कंडीशन कि कौन से एलिमेंट्स नहीं, एक्चुअली कौन से एल्किन्स हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। कंडीशन क्या है ये भी आपको पता होनी चाहिए। कंडीशन फॉर एल्किन्स किसके लिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए। ठीक है, कंडीशन ये है कि ईच sp2 कार्बन मस्ट हैव two different atoms or
ग्रुप्स। समझ में आई बात? सभी sp2 कार्बन पर या प्रत्येक sp2 कार्बन के ऊपर दो डिफरेंट एटम्स या डिफरेंट ग्रुप्स प्रेजेंट होने चाहिए, तभी वो क्या करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेराइज्म शो करेगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेराइज्म शो करेगा। एग्जांपल्स की बात करें, देखिए एग्जांपल्स बात करते हैं कि कौन कौन सा शो करेगा और कौन सा नहीं करेगा। ये डबल बॉन्ड है कार्बन का, यहाँ पर एक एटम लगा हुआ है ए, यहाँ पर लगा हुआ है बी, यहाँ पर लगा हुआ है ए, यहाँ पर लगा हुआ है बी। कंडीशन क्या कहती है कि sp2 कार्बन, पहली बात तो ये दोनों sp2 कार्बन है, प्रत्येक sp2 कार्बन पर दो डिफरेंट एटम, एक एटम ए है इस पे, इस एक की बात करो पहले, इसके ऊपर एक ए है एक बी है, दोनों डिफरेंट है, ओके कंडीशन फुलफिल। लेकिन दोनों पे होना चाहिए, जितने भी sp2 कार्बन है इस पे भी देखो, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, इस मीन्स दिस विल शो क्या करेगा, ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेराइज्म शो करेगा। एक और एग्जांपल देखिए, ए बी बी, क्या ये दोनों आपस में शो करेंगे? ए और ए एक जैसे ही आ गए, बी और बी एक जैसे आ गए, नहीं करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेराइज्म शो नहीं करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, डबल बॉन्ड W X C नहीं बोलेंगे, Y ले लीजिए और यहाँ पे Z, क्या ये शो करेंगे? यस बिल्कुल करेंगे। W इज़ डिफरेंट, X इज़ डिफरेंट, फुलफिल, Y इज़ डिफरेंट, Z इज़ डिफरेंट, फुलफिल, यानी कि ये मॉलिक्यूल क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेराइज्म शो करेगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि दोनों ही कार्बन के ऊपर क्या होना चाहिए, ये फुलफिल होना चाहिए। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं इस क्वेश्चन को। सो गेट रेडी फॉर द क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पहले आप लिखिए, क्वेश्चन लिखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेराइज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेराइज्म। फर्स्ट जो आपको दिया हुआ है कंपाउंड, उसका नाम लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन में दो टाइप का क्वेश्चन देगा आपको, या तो आपको डायरेक्ट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देगा बना के और फिर पूछेगा कि भाई बताइए कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेराइज्म शो करेगा या नहीं करेगा। सेकंड आपको नाम दे देगा, तो आपको उसका ड्रॉ करके देखना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट देख के ऐसे सोचेंगे तो हो सकता है गलत हो जाए। बोलता है 1,1 डाइक्लोरोब्यूट 1,1 डाइक्लोरोब्यूट 2-इन 1,1 डाइक्लोरोब्यूट 2-इन। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है कि क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, यस और नो। फिर आपको ये 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, ABCDE, ये 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं। करेक्ट, ऑप्शन का मतलब 5 एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अब इन 5 एग्जांपल्स में से आपको पहले वो चेक करने हैं जो इसको शो करते हैं, पॉजिटिव, या जिनको पॉजिटिवली हम बोल सकते हैं कि जो शो करते हैं, या आपको ये पूछा गया है कि शो करते हैं, जो नहीं करता है उसको हटा दीजिए आप। तो आपके पास में ये कोड दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में 3 दिए हुए हैं कि ये 3 सही हैं। सेकंड ऑप्शन में आपको बी में जो है वो दिया हुआ है BCD, यानी कि B, C और D ये करते हैं। सी ऑप्शन जो है उसमें 5 ही दिए हुए हैं कि 5 ही सही हैं, और D ऑप्शन के अंदर आपको ABCE दिया हुआ है। क्वेश्चन आपके पास में है, आंसर जो है आप लोग इसका चैट बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में बताइए। एज वेल एज नोटबुक में भी इसको क्वेश्चन को मेंशन करना है विद ड्राइंग स्ट्रक्चर्स। इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखेंगे तभी आप इसको कर पाएंगे। तो इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में या चैट बॉक्स में बताइए। ठीक है, वैसे पॉसिबल यही है कि चैट बॉक्स में आप लोग नहीं बता पाएंगे, या आप चाहो तो इसमें रुक सकते हो, वीडियो को पॉज कर सकते हो और उसके बाद में ये जो क्वेश्चन के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको आप नोटेड डाउन कर लीजिए, और उसके बाद में फिर जो है आप इनको क्या करना है, आंसर करना है। चलिए, नाम तो हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया, डेफिनेशन हो गई, लेकिन हमें इनका नाम भी तो पता होना चाहिए ना कि भाई किसका क्या नाम होता है। ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं इनके क्या नाम होते हैं ये भी हमने को पता होना चाहिए। तो इनका नोमेनक्लेचर भी आपको आना चाहिए। नोमेनक्लेचर ऑफ GI मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। यहाँ पर आपके पास 2 सिस्टम है। पहला सिस्टम जिसको हम बोलते हैं उसको बोला जाता है सिस ट्रांस सिस्टम, और दूसरा जो बोला जाता है उसको हम बोलते हैं EZ सिस्टम। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे सिस ट्रांस सिस्टम की।
सिस ट्रांस सिस्टम कब यूज़ करते हैं? सिस का यूज़ कब करेंगे? जब दोनों डिफरेंट जो ग्रुप्स होते हैं, जब दोनों डिफरेंट ग्रुप्स जो होते हैं डबल बॉन्ड के दोनों सेम साइड में होते हैं। ओके, जो सेम ग्रुप होते हैं, सेम ग्रुप्स इन सेम साइट, डबल बॉन्ड के सेम ग्रुप्स इन सेम साइट, एंटी यानी कि ट्रांस। ट्रांस का यूज़ कब करेंगे हम? सेम ग्रुप्स इन ऑपोजिट साइड, इन ऑपोजिट साइड। क्या बता दिया? कुछ समझ में नहीं आया होगा, ज़रूर कंफ्यूज होंगे कि क्या लिखा हुआ है ये। तो इसको समझने के लिए हमें करना पड़ेगा एग्जाम्पल का हेल्प। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हम इसको लर्न करेंगे। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल देखिए, ये मैंने एक एग्जाम्पल बताया, इसके ऊपर A है, इसके ऊपर B है, इसके ऊपर B है, इसके ऊपर A है। ये दोनों एक ही साइड में हैं, इससे बॉन्ड के ये दोनों साइड में एक ही साइड में है, और ये दोनों भी एक ही साइड में हैं। यानी कि क्या लिखा है? सेम ग्रुप्स इन सेम साइड, दोनों सेम साइड में ही हैं। इसको हम बोलेंगे सिस। व्हाट इज दिस कॉल्ड? सिस। इसका ट्रांस बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? ट्रांस बनाने के लिए वो ऐसा कर देंगे, A इधर, यहाँ पर B, इसके अपोजिट में B ले जाओ और इधर A ले आओ। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? सेम ग्रुप जो होंगे वो अपोजिट साइड में होंगे। देखिए सेम ग्रुप जो होंगे, अच्छा ये तो सेम ही बना दिया भाई। ठीक है, इसको बना दो आप, ये A है तो इसको B कर दो। ठीक है, इसको A कर दो, इसको B कर दो। ठीक है, अब देखो सेम ग्रुप B और B ये दोनों क्या है? अपोजिट साइड में है, एक दूसरे से क्या है? अपोजिट है। और ये वाले सेम ग्रुप भी क्या है? अपोजिट है। अपोजिट या ट्रांस का मतलब होता है एंटी। ट्रांस का मतलब क्या होता है? एंटी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांस। ये तो हमने A के B के हेल्प में लिए हैं, लेकिन हम तो कोई एक प्रॉपर एग्जाम्पल की बात करते हैं, कोई एक प्रॉपर एग्जाम्पल जो है वो लर्न करते हैं। तो देखिए प्रॉपर एग्जाम्पल और उसका नाम कैसे लिखेंगे। देखिए ये है आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पर है एक हाइड्रोजन, यहाँ पर है एक मिथाइल, यहाँ पर है एक हाइड्रोजन, यहाँ पर है एक मिथाइल। ठीक है, मिथाइल ग्रुप है 2, हाइड्रोजन एटम है 2, दोनों सेम ग्रुप है, दोनों सेम ग्रुप है और सेम साइड में ही है। तो इसका मतलब इसका नाम क्या होगा? सिस। नाम देख लो अब इसका क्या नाम होगा? सिस ब्यूट टू इन, सिस ब्यूट टू इन, ये इसका नाम होगा। करेक्ट, सिस ब्यूट टू इन। इसका अपोजिट बना के देखते हैं, देखिए कैसे बनेगा। ये है हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन लगा दो अपोजिट में, और यहाँ पर इसके अपोजिट में यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पे CH3 लगा दो और यहाँ पे CH3 लगा दो। सेम ग्रुप जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम ग्रुप जो है वो क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसको हम बोलेंगे ट्रांस। नाम क्या होगा इसका? सिर्फ प्रीफिक्स यूज चेंज हो जाएगा बस, ट्रांस, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। ट्रांसब्यूट टू इन, ये इसका IUPAC नेम होता है, सिस एंड ट्रांस, सिस एंड ट्रांस। ठीक है, तो अगर ये आपको समझ में आ गया तो फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद में एक और एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन ही है उसी के जैसे एग्जांपल देखिए। ये है C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर है Cl, यहाँ पर है I, यहाँ पर है I, यहाँ पर है Cl। सेम ग्रुप जो हैं वो क्या है? ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ट्रांस। दिस इज ट्रांस। इसका सिस बना के देख लो, ये ले लो, यहाँ पर I और ये हो गए यहाँ पर I के बाद में Cl और यहाँ पर आपका Cl और यहाँ पर I। सेम ग्रुप जो है वो सेम साइड में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिस। ये है कुछ एग्जांपल्स सिस और ट्रांस के। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए हमारे पास में सिस ट्रांस या ये जो ज्योमेट्रिकल जो आइसोमर्स होते हैं, ज्योमेट्रिकल जो आइसोमर्स होते हैं, इनके बारे में हमें सिस ट्रांस जो आइसोमर्स होते हैं उनके बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट्स के बारे में बात करनी है। सो ये जो स्पेशल पॉइंट्स है इनकी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मीन्स आपका जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है उसी को अगर हम नेक्स्ट क्लास में उसको एक्सटेंड करेंगे। सो राइट नाउ this is the end of the class for today. Meeting you in the next class. Till then, take care, keep yourself safe, and bye.
है।